नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञान सम्मान के मंच पे। तो आज हम लोग जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं करेंट अफेयर, ठीक है? आप सभी को पता ही है कि इसका इम्पोर्टेंस आजकल के एग्ज़ामिनेशन में क्या है, तो मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं। आप जो भी एग्ज़ाम लिखेंगे, ठीक है? चाहे आप यूपीएससी लिख रहे हों या कोई भी स्टेट पीसीएस हो, इवन इफ मैं बात करूँ यदि कोई भी वनडे एग्ज़ाम है, चाहे एसएससी दे रहे हैं, रेलवे दे रहे हैं, करेंट अफेयर का इम्पोर्टेंस काफ़ी जो है अधिक है। और दूसरी बात मैं बता दूं कि करंट अफेयर की तैयारी जो है 2 4 10 दिन में आप कर नहीं सकते हैं। तो ये तैयारी जो है आपका, यदि आप डेली डेली करते हैं एक प्लान बना के, तो करंट अफेयर की तैयारी आपका जो है अच्छे से हो सकता है। आप सभी को पता है कि आप कोई भी एग्ज़ाम लिखें, आप चाहे यूपीएससी देने वाले हैं अभी 2023 का, ठीक है? आप जो है यूपीएससी यदि दे रहे हैं 2023 में, ठीक है? तो ये आपको मई मंथ में एग्ज़ाम है इसका। चाहे आप यूपी पीसीएस लिख रहे हैं, ये भी आपको मई मंथ में भी एग्ज़ाम इसका भी है। ये टेंटेटिव कैलेंडर है इसका। या कोई भी, जैसे ईपीएफओ का भी फॉर्म आया है कुछ दिन पहले, ठीक है? इसका भी एग्ज़ाम अभी आपको आने वाले समय में 2 3 4 महीने में होगा। या आप जो भी एग्ज़ाम लिखने वाले हैं, जैसे एसएससी का एग्ज़ाम है, ठीक है? या कोई एग्ज़ाम है, इसमें लगभग करंट अफेयर का जो आपका पेरीमीटर होता है, पूछने का जो होता है, ये आपको होता है अप्रॉक्स जो है 12 से जो है अप्रॉक्स मान ले तो 15 मंथ, ठीक है? यानी 1 से 1.5 साल हम अगर बोले मोटा-मोटा, अगर इतना आप करंट अफेयर पढ़ लेते हैं तो बिल्कुल सेफ और सिक्योर आप होते हैं, चाहे कोई एग्ज़ाम आप लिख रहे हो। अब इसमें भी आप प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करके आप पढ़ सकते हैं। जैसे यदि मान लीजिए मैं बात किया कि अगर 12 मंथ की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो 12 महीने में आपको सबसे अधिक कहाँ फ़ोकस करना होता है? तो यदि जनवरी टू दिसंबर की मैं बात करूँ, तो दिसंबर से जुलाई, यानी जुलाई टू दिसंबर आपको ज़्यादा फ़ोकस करना होता है, और जनवरी टू जुलाई जो है थोड़ा कम फ़ोकस करना होता है। बट एग्ज़ामिनेशन जो है, जो बड़ी-बड़ी एग्ज़ामें हैं जैसे यूपीएससी है, तो ये बड़े-बड़े मैटर आपका जनवरी का हो या मार्च का हो, कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो मेरा मानना ये है कि आपका अगर करंट अफेयर के ऊपर पकड़ आप मजबूत करना चाहते हैं, तो आप डेली-डेली पढ़ें। और साथ-साथ जो है करंट अफेयर यदि आप पीसीएस लिखना चाहते हैं, ठीक है? या यूपीएससी लिखना चाहते हैं, तो आप करंट अफेयर जो है थोड़ा डेप्थ में पढ़ें, ठीक है? जिससे आपका क्वेश्चन जो है आप आसानी से सॉल्व कर पाएँ। आप मेंस में भी देखेंगे तो करंट अफेयर का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। बिना करंट अफेयर के आज आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो करंट अफेयर के लिए बेस्ट चीज़ें क्या है? आप जो है डेली न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा आप कोई भी स्टैंडर्ड मैगज़ीन ले लें, ठीक है? उसको आप पढ़ें। अब मार्केट में बहुत सारी मैगज़ीन जो है उपलब्ध है, मंथली मैगज़ीन भी आपके पास उपलब्ध है, साथ-साथ जो है कुछ जो है ईयरली मैगज़ीन भी उपलब्ध है। तो चूँकि अभी मंथ जो है आज फ़रवरी है, तो फ़रवरी लगभग एंड ही होने वाला है। तो मेरा टारगेट यहाँ पे सबसे पहला रहेगा कि जो भी घटनाएँ घटित हुई है पिछले 6 7 8 महीने में, उसको हम लोग एक क्या कर लें, समराइज़ कर लें, जितनी भी बड़ी-छोटी घटनाएँ हैं। और इसके लिए मैगज़ीन जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये है आपका प्रतियोगिता दर्पण, ठीक है? अच्छी मैगज़ीन है, इन्फॉर्मेशन जो है काफ़ी अच्छा दिया होता है, डेप्थ में इन्फॉर्मेशन दिया रहता है, ठीक है? मैं आपको बताया था कि स्टडी का 2 तरीका होता है, एक हॉरिज़ॉन्टल और एक वर्टिकल। तो यहाँ पे हम लोग हॉरिज़ॉन्टल एज़ वेल एज़ वर्टिकल भी रहेंगे, ठीक है? हॉरिज़ॉन्टल एज़ वेल एज़ वर्टिकल भी हम लोग रहेंगे। यानी किसी भी इन्फॉर्मेशन में हम लोग उसके पेरीमीटर में देखेंगे कि क्या-क्या क्वेश्चन यहाँ से बनाए जा सकते हैं। तो आप जब भी करंट अफेयर पढ़ते हैं, तो आप सोचें कि इस टॉपिक से क्या-क्या क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। यदि आपका दिमाग इस बात पे काम करने लगता है, तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाता है। चलिए हम लोग ऐसे इसका एनालिसिस बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है? और आराम-आराम से करेंगे, तो इसको आप लोग देखेंगे अच्छे से। जिनको भी स्लो लगेगा वो लोग क्या कर सकते हैं, लेक्चर को फास्ट कर सकते हैं। और आप सभी क्या करें, इस लेक्चर को अधिक से अधिक लोगों के पास पहुँचाएँ, ठीक है? आने वाले समय में जो है यहाँ पे आपको एडिटोरियल, साथ-साथ जो है एडिटोरियल के अलावा डेली करंट अफेयर भी चलाया जाएगा। तो यदि आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा, तो ये हम लोग शुरू करेंगे यहाँ पे प्रोग्राम। अभी जो है
आपके लिए करंट अफेयर का मैगजीन यहाँ पे कवर करेंगे। इसके अलावा इस चैनल पे अभी पैरेलली में एनसीईआरटी का सीरीज जो है कवर किया जा रहा है, ठीक है। तो एनसीईआरटी यहाँ पे हिस्ट्री से स्टार्ट किया गया है, तो भी जाके आप देख सकते हैं, मैं लिंक इसका प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से आपको वहाँ पे चलाया जा रहा है, 360 डिग्री अप्रोच रखते हुए उसको हम लोग देख रहे हैं, तो आप उस सीरीज को ज़रूर देखें। आप एनसीईआरटी तो पढ़े होंगे, बट इस एंगल से एक बार देखने का प्रयास करें, हमारे नज़रिए से समझने का प्रयास करें, आपके लिए जो है काफ़ी आसान हो जाएगा। चलिए, तो हम करंट अफेयर देखेंगे और हम लोग देखेंगे अभी प्रतियोगिता दर्पण से, ये वार्षिकांक वॉल्यूम 2 है, तो यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। मैगजीन काफ़ी अच्छी मैगजीन है, देखिए यहाँ पे आपको वॉल्यूम 2 दिख रहा है, तो ये आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। करंट अफेयर में जनरली देखिए होता क्या है, टॉपिक कौन कौन से होते हैं, तो एक आपको राष्ट्रीय घटनाक्रम तथा अंतर्राष्ट्रीय, इसके अलावा आर्थिक, राजनीतिक, सैन्य, पर्यावरण, जैव विविधता, खेल संबंधी कुछ जानकारी, समसामयिक घटनाओं तथा प्रमुख नवीनतम योजना कार्यक्रम, ये सब मोटा मोटा जो है आपको एक टॉपिक दिख रहा है। आइए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हम लोग कवर करेंगे आज इस लेक्चर में। जो है हम लोग यहाँ पे आज हम लोग राजनीतिक घटनाक्रम स्टार्ट करेंगे, यही इसका पहला टॉपिक है, ठीक है। राष्ट्रीय परिदृश्य में देखेंगे तो हम लोग अभी नेशनल न्यूज कवर करेंगे, ठीक है, नेशनल न्यूज कवर करेंगे। और इसमें नेशनल में भी हम लोग सबसे पहला जो है टॉपिक पढ़ेंगे वो आपका होगा राजनीतिक घटनाक्रम, ठीक है। तो हम लोग क्या देखेंगे, राजनीतिक घटनाक्रम देखेंगे। इसमें देखें कि टॉपिक कौन कौन सा है, हम एक बार टॉपिक देख लेते हैं, लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्योंकि आज हम टॉपिक भी डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक में भी आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचेंगे कि ये टॉपिक है और इस टॉपिक से डायरेक्टली जो है मेंस में आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो अभी हम ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जब भी पेपर बनेगा चाहे यूपीएससी हो यूपीपीसीएस हो, हम जरूर उसका एनालिसिस लेके आएंगे और आपको दिखाएंगे कि ये मैगजीन जो है कितना इम्पोर्टेंट उसके लिए है। चलिए, तो पहला न्यूज है राजनीतिक घटनाक्रम से कि द्रौपदी मुर्मू जो है देश की राष्ट्रपति निर्वाचित, आप सभी को पता ही है, और इस संवैधानिक पद पे ये आसीन होने वाली दूसरी महिला है। नेक्स्ट है एनडीए के उम्मीदवार श्री जो है जगदीप धनखड़ देश के 14वें उपराष्ट्रपति, ये भी आपको निर्वाचित हो गए हैं। इनके अलावा देखें तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर में भाजपा की सरकार बनी है तथा पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार जो है बनी है। ये फरवरी मार्च 2022 में जो है चुनाव संपन्न हुआ, इसी का रिजल्ट था। इसके अलावा त्रिपुरा में भाजपा सरकार में नेतृत्व परिवर्तन, विप्लव कुमार देव के स्थान पे डॉक्टर मनिक साहा नए मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, कुछ चेंजेज आपको इन डाटों में देखने को मिलेगा, तो हम लोग अपडेट कर लेंगे, परेशान नहीं होना है। अगला देखिए, महाराष्ट्र में आपको सभी को पता ही है काफ़ी उथल पुथल हुआ। महाराष्ट्र में शिवसेना, राकपा, कांग्रेस गठबंधन सरकार जो है अल्पमत में आने की वजह से उद्धव ठाकरे जो है मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिए और शिवसेना के ही एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में भाजपा के सहयोग से वहाँ पे नई सरकार की गठन किया गया। तो महाराष्ट्र में भी भाजपा के सहयोग से एकनाथ शिंदे जो है मुख्यमंत्री हैं। आगे देखते हैं, अगला न्यूज कवर करेंगे हम लोग, जम्मू कश्मीर विधानसभा हेतु सीटों का पुनर्परिसीमन, सीटों की संख्या में 7 की वृद्धि की गई है। अगला न्यूज है आपके लिए, राज्यसभा की 57 सीटों के लिए द्वैवार्षिक चुनाव। अब देखिए राज्यसभा में चुनाव हमेशा होते रहते हैं, ठीक है। आगे देखें, राज्यसभा हेतु 5 नए सदस्यों का मनोनयन। नेक्स्ट है, पदों पे रहते हुए विवाह करने वाले भगवत सिंह मान तीसरे मुख्यमंत्री, ये आपको पंजाब के मुख्यमंत्री हैं अभी। अगला है, बिहार में जो है सत्ता परिवर्तन, मुख्यमंत्री पद पे नीतीश कुमार बरकरार, राजद के तेजस्वी यादव नए मुख्यमंत्री। तो आपको पता ही है बिहार में जो है सत्ता परिवर्तन हुआ, फिर से ध्यान देंगे। तो यहाँ पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री जो है आपको तेजस्वी यादव हैं अभी। आगे देखें, अगला न्यूज है आपके लिए, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के जो है नए अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो है कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष बने हैं। 24 वर्ष बाद नेहरू गांधी परिवार से बाहर किसी नेता को मिला है देश की इस सबसे पुरानी पार्टी का नेतृत्व। तो आप देख ही पा रहे होंगे कि पिछले जो है 20-25 सालों में कांग्रेस पार्टी का जो भी अध्यक्ष होता था वो नेहरू परिवार से ही आता था।
अभी जो है इतने दिनों बाद देखने को मिला है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष बने हैं। तो ये जितने भी न्यूज़ है इसको हम लोग सारे को डिटेल में देखेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल स्टडी कर रहे हैं। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्टडी। आप इन्फॉर्मेशन देखें और आगे बढ़ गए। यदि इसके बारे में आप डेप्थ जानकारी लेते हैं तो इसी को वर्टिकल स्टडी बोलते हैं। अभी तो हम लोग टॉपिक देख रहे हैं जस्ट। नेक्स्ट है, देखिए, लोकसभा एवं विधानसभा के चुनाव में प्रत्याशियों के खर्च की सीमाएं में वृद्धि। आपको पता है लोकसभा और विधानसभा में चुनाव होते हैं तो जो प्रत्याशी हैं उनके खर्च के लिए सीमा बढ़ाया गया है। और अगला है, लोकसभा में भाजपा की स्थिति क्या है अभी, ये भी हम लोग देखेंगे। चलिए, तो ये टॉपिक नंबर जो है 14 से लेकर 25 तक है। अभी हम लोग टॉपिक देख रहे हैं आपको राजनीतिक घटनाक्रम से रिलेटेड। तो हम लोग क्या क्या देखेंगे, चलिए। अगला है राजनीतिक से, ऐसे मुख्यमंत्री की सूची जिनका निधन इस पद पे रहते हुए हुआ, यानी मुख्यमंत्री रहते हुए ही उनका निधन हो गया, उसका हम लोग सूची देखेंगे। और नेक्स्ट है, भारत में मुख्यमंत्री पद पे रही महिलाएं, यानी कौन कौन महिलाएं जो है भारत में मुख्यमंत्री पद को सुशोभित की है, इनको हम लोग देखेंगे। अगला यदि बात करें हम लोग, तो देश में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड पवन चामलिंग का नाम, तो इनके बारे में हम लोग देखेंगे। और नेक्स्ट है, भारत 2022 एक नज़र में। तो ये जो टॉपिक है ये आपका राजनीतिक जो है घटनाक्रम से रिलेटेड है, टॉपिक नंबर 14 से 27 तक। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है पर्यावरण और जैव विविधता है, तो इसको हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो टॉपिक जो है डिटेल में आपको जब हम पर्यावरण स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर पर्यावरण वाला मैटर जो है देखेंगे, ठीक है। आज जो है राजनीतिक घटनाक्रम से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर उसका ये पार्ट 1 होगा और बिल्कुल आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जाएगा, छोटे छोटे जो है कम कम इन्फॉर्मेशन दिए जाएंगे। आप सारे इन्फॉर्मेशन को याद रखेंगे, वीडियो को रिपीट करके देखेंगे। नेक्स्ट मैटर है आपका सैन्य बल संबंधित मामला, तो ये भी हम लोग देखेंगे। इसके अलावा देखें, इसके अलावा नेक्स्ट मैटर जो है यह है आपको राष्ट्रीय महत्व के अन्य महत्वपूर्ण मामले, 3 मामले को भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये मैगजीन काफ़ी बेहतरीन मैगजीन है, कोई शक नहीं है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे राज्य संबंधित मामले देखेंगे। इसके बाद हम लोग अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में आएंगे और वैश्विक चुनौती, सॉरी यहाँ पे इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ये एक्चुअली में विजुअल नहीं हो पा रहा होगा आप सभी को। देखिए नेक्स्ट देखेंगे वैश्विक चुनावी गतिविधियाँ, ठीक है, यानी विश्व में जो है चुनावी गतिविधियों पर नज़र डालेंगे, क्या स्थिति है। इसके अलावा नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 2022 के दौरान भारत की अन्य देशों के साथ वर्चुअल तरीकों से हुई शिखर वार्ताएं, तो ये भी हम लोग देखेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए कि भारत जो है दूसरे देशों के साथ जो है क्या क्या इसकी वार्ताएं रही हैं। इसके अलावा नेक्स्ट देखें, अगला मैटर हम लोग देखेंगे वर्ष 2022 के दौरान भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के विदेश यात्रा, कहाँ कहाँ इनका यात्रा रहा। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है 2022 के दौरान ही विदेशी शासक प्रमुख की भारत यात्रा, कौन कौन से विदेशी शासक भारत में आए, अगला इन्फॉर्मेशन देखेंगे। 2022 के दौरान अन्य महत्वपूर्ण द्विपक्षीय और बहुपक्षीय वार्ताएं जो भी हुई हैं। नेक्स्ट मैटर रहेगा बहुराष्ट्रीय संगठनों समूहों से संबंधित गतिविधियां। और अगला मैटर आपके लिए रहेगा 2022 के दौरान विभिन्न संगठनों समूहों के शिखर सम्मेलन, बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। नेक्स्ट आपके लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रतिवेदन, ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो जितना भी यहाँ पे आप टॉपिक देख रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा देखें नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कवर करेंगे प्रमुख अंतरिक्ष कार्यक्रम। इसके अलावा कुछ विविध जो है अंतर्राष्ट्रीय मामले जो अभी चल रहे हैं, जैसे रूस यूक्रेन का युद्ध जो है अभी भी संकट उसका बरकरार है, अभी भी चल ही रहा है। आप देख रहे हैं कि कितना इफेक्ट है पूरे विश्व पे उसका। आर्थिक और वाणिज्य जो है परिदृश्य देखेंगे। इकोनॉमी से रिलेटेड हम लोग न्यूज कवर करेंगे कि भारत की स्थिति क्या है अभी और विश्व की स्थिति अभी क्या है। इसके अलावा हम लोग कृषि को देखेंगे, एग्रीकल्चर की स्थिति क्या है, भारत सहित हम लोग विश्व का भी स्थिति यहाँ भी जानने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा देखें तो उद्योग जगत एवं कंपनी के मामले हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट मैटर है आपका मुद्रा, बैंकिंग और वित्त, ये सब इकोनॉमिक से रिलेटेड जो हम आपको मैटर है। संचार और परिवहन के बारे में देखेंगे, अभी 5G सेवा जो है
भारत में शुरू हो गई है। तो इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है हम लोग कवर करेंगे। इसके अलावा देखें तो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश, इसका स्थिति क्या है, भारत का स्थिति जो है इसमें क्या है। राजस्व के बारे में देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ठीक है, तो जितने सारे आपको टॉपिक देख रहे हैं सारे जो है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ जो है महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग कवर करेंगे। इसके अलावा वैश्विक आर्थिक परिदृश्य भी देखेंगे, विश्व का अर्थव्यवस्था, विश्व की आर्थिक जो है स्थिति अभी क्या है। तो भारत के साथ साथ विश्व का भी हम आर्थिक परिदृश्य देखने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। तो मैगजीन जो है काफ़ी अच्छा मैगजीन है, आप देख ही पा रहे हैं, लगभग जो है सारा टॉपिक यहाँ पे कवर किया गया है। इसके अलावा कुछ और टॉपिक हम लोग देखेंगे, नवीनतम सामान्य ज्ञान। ठीक है, जैसे ये ज़्यादा फैक्चुअल रहेगा आपके लिए। जैसे देखिए शब्द संक्षेप है, नियुक्तियाँ है, अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ हैं, यहाँ से डायरेक्ट कभी कभी एग्जाम में खेल वगैरह, दिवस वगैरह, इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद हम लोग खेल कूद को सेपरेट जो है अलग से देखेंगे। तो ये सब आपके लिए टॉपिक है, एक एक टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से देखा जाएगा। चलिए, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे राजनीतिक घटनाक्रम, और इस क्रम में जो है सबसे पहले हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय परिदृश्य में राजनीतिक घटनाक्रम। और इसमें देखिए पहला न्यूज़ आपके सामने दिख ही रहा होगा। ठीक है, तो हमारा प्रयास रहेगा कि इस मैगजीन को अच्छे ऐसे हम लोग पढ़ें, इस प्रकार पढ़ें कि आपको याद हो जाए। ठीक है, और क्वेश्चन कैसे कैसे बनाए जाएंगे मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। ठीक है, चलिए, तो देखिए सबसे पहले हम लोग राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करते हैं। तो सर्वोच्च संवैधानिक पद पे आसीन होने वाली जो है दूसरी महिला हो गई। ठीक है, आप सभी को पता ही है कि ये दूसरी महिला है। राष्ट्रपति से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सभी को पता ही होगा कि आप देखेंगे, ऐसे हम लोग राज्य व्यवस्था जब पढ़ेंगे तो वहाँ इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ऐसे मैं यदि राष्ट्रपति की बात करूँ तो राष्ट्रपति के बारे में आपको संविधान के जो है भाग 5 में आपको देखने का मिलेगा। बेसिकली जो है भाग 5 में अनुच्छेद यदि 52 से लेके आप 78 तक जाएंगे तो इसमें जो है आपको संघ के कार्यपालिका के बारे में मिलता है, और संघ के कार्यपालिका के अध्यक्ष जो है राष्ट्रपति होते हैं। तो इनके बारे में पढ़ने देखने को वहाँ पे हम लोग को मिलता है। बताया गया है कि भारत का एक क्या होगा, राष्ट्रपति होगा, इनका चुनाव कैसे होगा, राष्ट्रपति का काम क्या होता है, कार्यपालिका में काम क्या होता है, राष्ट्रपति का जो है न्यायपालिका में हस्तक्षेप कहाँ तक होता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति के बारे में पूरे इन्फॉर्मेशन, राष्ट्रपति किसको नियुक्त करते हैं, राष्ट्रपति का वेतन क्या है, राष्ट्रपति के चुने जाने के लिए योग्यता क्या होता है, ये सारी डिटेल हम लोग देखेंगे। तो छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन है, बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष में विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के इतिहास में एक सुनहरा पन्ना उस समय जुड़ गया जब एक आदिवासी समुदाय की एक महिला द्रौपदी मुर्मू ने देश के सर्वोच्च राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण की, और पहली बार स्वतंत्र भारत में जन्मी एक महिला ने देश के शीर्ष संवैधानिक पद की बागडोर अपने हाथ में संभाली। तो बेसिक सी कहानी यही है कि ये देखें तो ये पहली आदिवासी समुदाय से आने वाली महिला है जो राष्ट्रपति पद को जो है सुशोभित कर रही है। ये काफ़ी हमारे लिए जो है अच्छी बात है लोकतंत्र के लिए। आप पता ही है कि लोकतंत्र जो है लोगों का एक तंत्र है, यानी लोगों के द्वारा बनाए गए सिस्टम में कोई भी सबसे ऊपर जो है, सबसे एक नंबर पे जा सकता है, ये यहाँ पे दिखाता है। ठीक है, तो ये काफ़ी ही बेहतर बात है। चलिए, और एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया कि पहली बार स्वतंत्र भारत में, ठीक है, जन्मी, यानी 1947 के बाद जो है ये, इससे पहले जो भी राष्ट्रपति हुए हैं ये स्वतंत्र भारत से पहले हुए हैं। तो देखिए स्टेटमेंट्स जो है बना के आपसे पूछा जा सकता है, बताइए कि स्वतंत्र भारत में जन्मे पहले राष्ट्रपति का नाम बताइए, आप आंसर कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला है राष्ट्रपति पद के लिए जो है 18 जुलाई 2022 को संपन्न 16वें चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की बात हो रही है कि उम्मीदवार श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने संयुक्त विपक्ष के साझा उम्मीदवार श्री यशवंत सिन्हा को भारी बहुमत से पराजित किया। तो ये चुनाव जो है संपन्न हुआ 18 जुलाई 2022 को। ये आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति चुनाव जो है कितने नंबर का था, तो ये बिल्कुल 16 नंबर का चुनाव था, याद रखेंगे इसको। ठीक है, व्यक्ति के क्रम में देखेंगे तो ये 15वें व्यक्ति बनी है। ठीक है, चूंकि राष्ट्रपति जो है
पद पे राजेंद्र प्रसाद जो है 2 बार रहे हैं। तो व्यक्ति के क्रम में तो ये 15वें व्यक्ति हैं, लेकिन चुनाव जो हुआ है ये 16वां चुनाव है, ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक है, 18 जुलाई 2022 को संपन्न हुआ। एनडीए के उम्मीदवार थी और इनके जो है विपक्ष में जो उम्मीदवार थे श्री यशवंत सिन्हा, ये जो है पराजित हुए। इस चुनाव के तहत मतगणना 21 जुलाई को जो है संपन्न हुई। ठीक है, तो देखिए 18 जुलाई को जो है ये आपको चुनाव हुआ, मतगणना जो है आपको 21 जुलाई को संपन्न हुआ और उसी दिन परिणाम जो है घोषित कर दिए गए थे। राष्ट्रपति पद के लिए यद्यपि 16वां चुनाव था ये, ठीक है, ये जो 16वां चुनाव था, तथापि राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाली वह 15वीं व्यक्ति है। अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले इसको डिस्कशन किया। देश के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लगातार देखिए 2 बार इस पद पर निर्वाचित हुए थे और इसी कारण जो है ये व्यक्तियों में 15वीं हो गई। आगे देखें, श्रीमती मुर्मू ने संसद के केंद्रीय कक्ष में नई राष्ट्रपति के रूप में शपथ 25 जुलाई 2022 को ग्रहण की। ठीक है, तो ये शपथ जो है ग्रहण इनका कब हो रहा है? 25 जुलाई 2022 को। गणमान्य हस्तियों की उपस्थिति में तत्कालिक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन.वी. रमन्ना, जो अभी चेंज हो गए हैं, ठीक है, उस समय यही थे हमारे जो है न्यायमूर्ति। अभी जो है आपको देखेंगे तो अभी डी.वाई. चंद्रचूड़ जो है आपके अभी न्यायमूर्ति हो गए हैं। तो 25 जुलाई 2022 की बात करें तो यही थे और इन्होंने ही इस पद की शपथ दिलाई। अब आपके लिए देखिए एक क्वेश्चन हो गया, राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? तो मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ठीक है, आज़ादी के 75वें वर्ष में आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान चुनाव जीतकर आदिवासी समुदाय की 64 वर्षीय द्रौपदी मुर्मू ने देश की प्रथम नागरिक बनने के साथ साथ देखेंगे तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर बनकर सबसे कम उम्र में ही देश के इस सर्वोच्च पद पर आसीन होने वाले की श्रेय भी प्राप्त किया। तो ये सबसे कम उम्र के जो है राष्ट्रपति हुई जो इस जो है पोस्ट पे गई। अब देखेंगे यहाँ पे एक और आपको क्वेश्चन मिल गया। तो मैं बताया कि हम लोग मैगजीन पढ़ेंगे नहीं, यहाँ से क्वेश्चन भी देखते जाएंगे और आप देखेंगे कि आपका जो है कितना क्वेश्चन रेडी हो गया। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताएं कि तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। चलिए देखिए सीरीज दिया हुआ है यहाँ पे राष्ट्रपति पद के लिए जो मतदान है, तो ये आपको सीरीज दिया हुआ है। यहाँ पे ध्यान देंगे आप इस इमेज में, तो यहाँ पे देखें 2 मई 1952 को पहली बार यहाँ पे चुनाव हुआ था और यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद जो थे और इनके जो है अपोजिट में यहाँ पे देखें तो के.टी. शाह, इनके अलावा और भी कुछ लोग थे। मुख्य प्रतिद्वंदी जो है के.टी. शाह ही थे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे इनको जो है 5,07,000 जो है 400 मत मिले थे और इनको देखें यहाँ पे तो 92,827 मत मिला था और पहले चुनाव में जो है ये राजेंद्र प्रसाद। इसके अलावा देखेंगे दूसरी बार भी यही बने थे 6 मई 1957 को। ठीक है, एन दास जो है यहाँ पे इनके विपक्षी उम्मीदवार थे। आप देख रहे हैं केवल 2,000 मत इनको मिला है। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे तो तीसरे में जो है भारत के, देखिए यहीं पे आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा। ये पहले नंबर के राष्ट्रपति हो गए। ठीक है, ये चुनाव पहली बार हो रहा है, ध्यान देंगे पहले नंबर के राष्ट्रपति यही है। ये दूसरी बार भी यही चुने जा रहे हैं। तीसरी बार देखेंगे तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन चुने जा रहे हैं, लेकिन व्यक्तियों के क्रम में इनका नंबर क्या हो जाएगा? तो ये दूसरे हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान देंगे, लेकिन राष्ट्रपति के क्रम में चुनाव में ये तीसरा चुनाव हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। अब देखिए हमेशा जो है व्यक्तियों का क्रम जो है ध्यान देंगे तो एक ये ध्यान देंगे तो व्यक्तियों का क्रम क्या आएगा? ध्यान दें यहाँ पे, ये पहला चुनाव हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। व्यक्ति के क्रम में क्या हो गया? ये दूसरा हो गए। तो दूसरे नंबर पे हो गए सर्वपल्ली राधाकृष्णन। पहले नंबर पे ये 2 बार रिपीट किए हैं राजेंद्र प्रसाद और इकलौते हैं जो ये 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो है चौथे नंबर पे देखें डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, इसके बाद देखें तो वी.वी. गिरी, फिर आपको फखरुद्दीन अली अहमद, एन संजीवा रेड्डी। और इनसे रिलेटेड क्या क्वेश्चन है कि ये निर्विरोध है। ध्यान देंगे ये क्या है? निर्विरोध है। तो निर्विरोध चुने जाने वाले हमारे देश के राष्ट्रपति कौन हो गए? एन संजीव रेड्डी। इसके अलावा देखिए
नेक्स्ट बनते हैं ज्ञानी जैल सिंह। इसके अलावा देखें वेंकट रमन, शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायणन, फिर उसके बाद देखें एपीजे अब्दुल कलाम। इसके अलावा देखेंगे तो ये प्रतिभा देवी जो है, प्रतिभा डी पाटिल, तो प्रतिभा देवी पाटिल है, और ये हमारी देश की पहली जो है, आपको हमारी देश की पहली जो है महिला राष्ट्रपति बनी है, तो ये पहले नंबर की हो गई। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रणब मुखर्जी है, इसके बाद रामनाथ कोविंद, और अभी लेटेस्ट जो है द्रौपदी मुर्मू। तो इनका क्रम कौन सा है आपको पता ही है, 16वां है, याद रखेंगे। और यदि बात करें तो इनके विपक्ष में उम्मीदवार कौन थे, यशवंत सिन्हा थे। ठीक है, और व्यक्तियों के क्रम में इनका क्रम है 15वां, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, दो ही उम्मीदवारों वाले इस चुनाव में निर्वाचक मंडल के कुल जो है 4,796 सदस्यों में से 2,824 सदस्यों के मत, जिनका मत मूल्य देखेंगे 6,76,803 था, जहां एनडीए उम्मीदवार श्रीमती मुर्मू को प्राप्त हुए। तो इस चुनाव में जो है निर्वाचक मंडल में आप सभी को पता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन पार्टिसिपेट करता है, तो पहला आपको लोकसभा के सदस्य, आप सभी को पता ही है। दूसरा राज्यसभा के सदस्य, यानी मैं बात करूं तो संसद के जो भी सदस्य होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा दूसरा यदि बात करूं तो राज्य विधानसभा के सदस्य इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। राज्य विधानसभा के सदस्य जो है पार्टिसिपेट करते हैं, राज्य विधान परिषद के सदस्य इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे, राज्य विधानसभा के जो है सदस्य इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। विधान परिषद की मैं बात कर रहा हूं, पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मान लीजिए कोई मुख्यमंत्री जो है राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा ले रहा है, ठीक है, आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि कोई मुख्यमंत्री जो विधान परिषद से चुन के आया हो, ठीक है, विधान परिषद से चुन के आया हो, वो राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकता है या नहीं। आप उत्तर देंगे इसका कमेंट बॉक्स में कि कोई यदि मुख्यमंत्री विधान परिषद से चुन के आया है तो राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा। ऑलरेडी आप लोग को आंसर पता चल ही गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टोटल जो है सदस्य की बात करें यहाँ पे हम लोग, तो ध्यान देंगे टोटल जो है सदस्य जो है कितने पार्टिसिपेट किए, 4,796। इसमें 2,824 सदस्य जो है एनडीए उम्मीदवार श्रीमती मुर्मू को जो है वोट दिए, जिनका जो है वोट जो है यानी इनका मतों का मूल्य जो है यहाँ पे देखेंगे तो 6,76,803 है। ठीक है, तो ध्यान देंगे टोटल कितने लोग पार्टिसिपेट किए थे, 4,796। इसमें देखेंगे तो 2,824 लोग जो है इनको वोट करें, और इनका वोटों का मूल्य जो है अभी मैं बताऊंगा वोटों का मूल्य कैसे निकालते हैं। इसके अलावा देखें यशवंत सिन्हा जो है निर्वाचक मंडल में इनको पार्टिसिपेट करने वाले सदस्य टोटल इनको कितने हो गए, तो 1877। ध्यान देंगे, ठीक है, 1877 लोग जो है उनको वोट किए हैं, 2824 लोग मुर्मू को और 1877 लोग जो है यशवंत सिन्हा को। ठीक है, अब कुछ जो है इसमें अवैध भी बहुमत जो है वोट जो है करार दिया जाता है। आगे देखें तो इनका जो है टोटल मतों का मूल्य 3,80,177 रहा, जब इनका 6,76,803 रहा था। आप देख रहे हैं भारी बहुमत से विजयी हुई है। इस मतदान में कुल पड़े वैध मतों के 64.03% मत द्रौपदी मुर्मू को मिले। श्री सिन्हा के हिस्से में 35.97% मत जो है आया। तो देखिए अब आजकल के एग्जाम में जो है एग्जामिनर काफ़ी जो है थोड़ा सा जानकारी आपसे चाहते हैं अधिक, तो आपसे स्टेटमेंट बना के पूछ सकता है, या किसी किसी एग्जाम में तो डायरेक्ट भी आपसे पूछेगा कि आप बताएं कि कुल वैध मतों का राष्ट्रपति जो है मुर्मू को कितना मत प्राप्त हुआ। प्रतिशत में पूछ दे तो 64, याद रखेंगे 100 - 64 करेंगे, लगभग यही 35.97। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इतना क्लियर होगा। आगे देखिए निर्वाचक मंडल के सदस्यों में 540 जो है सांसद पार्टिसिपेट किए हैं, याद रखेंगे 540 सांसद, 2,284 जो है विधायकों सहित टोटल 2,824 सदस्यों ने श्रीमती यहाँ पे श्रीमती जो है ये मुर्मू के पक्ष में मतदान किए। तो टोटल जो है यदि एमपी की मैं बात करूं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कितने इसमें पार्टिसिपेट किए हैं, 540। ठीक है, 540 टोटल पार्टिसिपेट किए हैं।
इसके अलावा 2284 जो है टोटल विधायक लोग पार्टिसिपेट किए हैं। 2824 सदस्य जो है मुर्मू के पक्ष में मतदान किए हैं, ठीक है, 2824। जबकि श्री सिन्हा के पक्ष में मत डालने वाले जो है 1877 सदस्यों में देखेंगे तो 208 सांसद और 1669 विधायक। अब यहाँ पे कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो गया होगा, मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो 540, अब आप किसी के दिमाग में आ रहा होगा 540 और ये प्लस 208, तो 540 लोग किसको वोट दिए हैं? मुर्मू को, ठीक है, और 208 लोग किसको दिए हैं? यशवंत सिन्हा को। ये संसद है, संसद में राज्यसभा और लोकसभा दोनों होता है, आप सभी को पता है कि आप यदि काउंट करेंगे, ठीक है, आगे चल के हम इसको अभी यहाँ पे दिखाते हैं आपको। तो इतना बस याद रखिए कि संसद के सदस्य 540 लोग किसको दिए हैं? मुर्मू को, और 208 दिए हैं इसको। इसके अलावा विधायकों की यदि बात करें तो देखिए 1877 जो है सदस्य इनको दिए हैं, ठीक है, देखेंगे यहाँ पे तो टोटल जो है द्रौपदी मुर्मू को कितना मिला है? 2824। इनको टोटल कितना मिला है देखें तो 1877, ठीक है, 1877 इनको मिला है, 2824 इनको टोटल मिला है। अब 2824 में 540 सांसद हैं, ठीक है, और 2284 विधायक हैं। 1877 में देखेंगे तो 208 जो है सांसद हैं और 1669 जो है विधायक है। क्लियर हो गया होगा। चलिए डाटा जो है एक नज़र में ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा नहीं जाएगा, हो सकता है पूछे, ये मोटा मोटा जानकारी। 540 जो है सांसद, इनको ध्यान में रखेंगे, और ये 2000 प्लस ही हैं, और ये 1800 टोटल ये देखें तो 1669 यहाँ पे हैं। चलिए आगे देखते हैं। एनडीए के दावे के अनुसार विपक्ष के 17 सांसद और 126 विधायकों ने मुर्मू को जिताने के लिए पार्टी लाइन से हटकर क्रॉस वोटिंग की। तो ये पार्टी लाइन से जो है आगे आके एनडीए का ऐसा दावा है कि 17 सांसद पार्टिसिपेट किए थे मुर्मू में, यानी मुर्मू को सपोर्ट किए, और 126 जो है विधायक। आगे बढ़ते हैं। चलिए अभी कुछ लोग को लग रहा होगा कि डाटा का क्या ज़रूरत है, बट जब एग्ज़ाम में पूछ दिया जाएगा तो फिर आपको लगेगा कि क्यों हमें डेप्थ में नहीं पढ़े, ठीक है। तो इसीलिए अब देखते हैं, एक इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए, फिर हम लोग आते हैं डाटा पे। ये मुर्मू के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है और इनके बारे में आपको जानना चाहिए, ठीक है। ये अभी 16वीं जो है निर्वाचित उम्मीदवार हैं। द्रौपदी मुर्मू इस पद को सुशोभित करने वाली 15वीं व्यक्ति हैं, आप सभी को पता ही है। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 बार रहे थे, आप सभी को पता ही है। इन दोनों क्रमों में एक का अंतर आ जाता है। द्रौपदी मुर्मू का जन्म ओडिशा, चलिए मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूं, देखें तो द्रौपदी मुर्मू का जन्म जो है ओडिशा के मयूरभंज जिले के एक गांव में एक संथाल आदिवासी परिवार में 20 जून 1958 को हुआ था। तो एक डाटा याद रखेंगे, मुर्मू का जन्म कहाँ हुआ है? ओडिशा में हुआ है। काफ़ी लोग जो है के दिमाग में होता है कि इनका जन्म झारखंड में हुआ है, बल्कि अभी आप आगे पढ़ेंगे तो झारखंड की जो है राज्यपाल रही थी। तो उड़ीसा में इनका जन्म हो रहा है, मयूरभंज जिले में एक गांव में संथाल परिवार में, ठीक है, एक आदिवासी परिवार है, 20 जून 1958 को, यानी स्वतंत्रता के बाद। उनके पिता बिराची नारायण दास टुड्डू व दादा दोनों ही उनके गांव के प्रधान रहे थे, ठीक है। बचपन में अपने क्षेत्र में ही प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात भुवनेश्वर स्थित रामा देवी महिला कॉलेज से स्नातकीय शिक्षा उन्होंने प्राप्त की। अब कुछ लोग को लग रहा होगा कि इनके जीवनी पढ़ के हम लोग क्या कर रहे हैं, समय को जाया कर रहे हैं, लेकिन देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे, मैं आपके सामने क्वेश्चन रख देता हूं कि इनमें से निम्नलिखित में से राष्ट्रपति मुर्मू के बारे में कौन सा कथन सत्य है। पहला स्टेटमेंट दे दे, इनका जन्म जो है उड़ीसा में हुआ है। दूसरा आपसे पूछ दे कि ये जो है इनका स्नातक जो है रामा देवी महिला कॉलेज भुवनेश्वर में हुआ है, ठीक है। तो ऐसे करके स्टेटमेंट दे दे तो फिर आप जो है उस समय प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। इसलिए इन्फॉर्मेशन कोई ज़ाया नहीं होता है। यदि आपको लेक्चर स्लो लग रहा होगा तो बिल्कुल इसको स्पीड फास्ट करके सुन सकते हैं। तो स्नातक इनका हो गया रामा देवी महिला कॉलेज, ठीक है, भुवनेश्वर से। इसके बाद उड़ीसा में जो है विद्युत विभाग में 1979 से 83 तक जूनियर असिस्टेंट के रूप में इन्होंने कार्य किया। तो पहला स्नातक करने के बाद इनका जो है पहला काम क्या रहा,
तो विद्युत विभाग में इन्होंने काम किया। 1979 से 83 तक जूनियर असिस्टेंट के रूप में इन्होंने काम किया। ओडिशा में ही रायरंगपुर स्थित अरबिंदो इंट्रीगल एजुकेशन सेंटर में शिक्षिका के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। तो देखें आगे, ये जूनियर असिस्टेंट के बाद ये शिक्षिका के रूप में भी काम की। 1997 तक किया। 1997 में भाजपा में शामिल होने के बाद उसी वर्ष रायरंगपुर में ही पहली बार नगर पंचायत हेतु पार्षद व चुनी गई। तो देखेंगे रायरंगपुर में पहली बार ये पार्षद चुनी जा रही है। अब इनका राजनीतिक कैरियर शुरू हो गया यहाँ से, तथा रायरंगपुर की उपाध्यक्ष भी बनी। वर्ष 2000 में रायरंगपुर से ही प्रदेश विधानसभा के लिए निर्वाचन के पश्चात 2004 तक ओडिशा सरकार में राज्य मंत्री रही। साथ ही 2002 से 2009 तक भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जनजाति मोर्चे की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सदस्य भी रही। विधानसभा की सदस्यता के दौरान सर्वश्रेष्ठ विधायक का नीलकंठ पुरस्कार उन्हें 2007 में दिया गया। तो इन्हें नीलकंठ पुरस्कार भी 2007 में दिया गया है। वर्ष 2015 में केंद्र की एनडीए सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान मई की बात करें तो मई में जो है उन्हें मई 2014 में झारखंड के राज्यपाल उन्हें बनाया गया, तथा 2021 तक वह इस पद पे रही। तो देखिए ये झारखंड की राज्यपाल बनती है 2014 में और 2021 तक इस पद पे रहती है। जुलाई 2022 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए में जून 2022 में वो अपना उम्मीदवारी घोषित किया था, और इसके बाद आपको पता ही है कि एनडीए के अतिरिक्त विपक्षी दल में मत भी इस चुनाव में इनको प्राप्त हुआ। तो जो भी एनडीए से विपक्ष रहे हैं लोग वो भी इनको पार्टिसिपेट किए हैं, यानी इनको यहाँ पे वोटिंग में पार्टिसिपेट किया। अब देखिए इनका एक जीवन के बारे में देखें कि श्रीमती जो है मुर्मू की बात करें यहाँ पे, तो एक्चुअली क्या है वीडियो एडिटेड होता नहीं है, तो कभी कभी थोड़ा सा यदि टंग मान लीजिए स्लिप कर जाता है तो उसे इग्नोर करेंगे, कंटेंट पे ध्यान देंगे। श्रीमती जो है मुर्मू, क्या होता है कभी कभी आसपास डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होता है तो थोड़ा थोड़ा जो है टंग स्लिप कर जाता है, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन अभी है यहाँ पे। तो ये मुर्मू जो है इनकी पारिवारिक जीवन के बारे में बात करें तो काफ़ी दुखों से भरा है। इनका विवाह जो है श्याम शरण मुर्मू के साथ 1976 में हुआ था, किंतु इनके पति का जो है निधन 2014 में हो गया। इनके 2 पुत्र और 1 पुत्री में से दोनों पुत्रों का निधन हो चुका है, तथा एकमात्र पुत्री इतिश्री मुर्मू बैंक कर्मी है। ठीक है, तो इनकी एक ही पुत्री जो इतिश्री मुर्मू है ये बैंक कर्मी है। ठीक है, और यही अभी जो है इनके परिवार में बची हुई है। तो काफ़ी इनका जो है दुख भरा जीवन रहा है। चलिए इनके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन है, देख लेते हैं हम लोग। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को इस चुनाव में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र में मत मिले। ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र में इनको मत मिले हैं, जबकि विपक्षी उम्मीदवार जो है श्री यशवंत सिन्हा का आंध्र प्रदेश, नागालैंड और सिक्किम में खाता भी नहीं खुला। ठीक है, तो इनको वहां से बिल्कुल एक भी वोट नहीं मिला। आगे देखें, केरल जहां एनडीए का एक भी विधायक नहीं है। ठीक है, श्रीमती मुर्मू को जो है ध्यान देंगे, श्रीमती मुर्मू को यहाँ भी आपको इनके पक्ष में मत दिया गया। इसके अलावा आगे देखें, निर्वाचन मंडल के 53 सदस्यों के मतगणना में अवैध घोषित किए गए। ठीक है, तो 53 सदस्यों का जो है मतगणना में मत अवैध घोषित किया गया। इनमें से 15 सांसद थे और 5 पंजाब और मध्य प्रदेश, 4 यहाँ पे देखें दिल्ली, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, महाराष्ट्र के निर्वाचक थे। तो ये टोटल मिला जुला के टोटल जो है 53 सदस्यों का जो है यहाँ पे आपको मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। ठीक है, अभी आप देखेंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा के 3, बिहार के 2, उत्तराखंड, तेलंगाना, तमिलनाडु, मेघालय, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और पुदुचेरी के जो है 1 निर्वाचक को मत जो है अवैध घोषित किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कुछ जो है अवैध मत घोषित किया गया। इसके अलावा देखें तो 13 राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र में एक भी मत अवैध घोषित नहीं किया गया। इनमें है आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गोवा, केरल, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा,
राजस्थान, सिक्किम और त्रिपुरा। अब इनमें जो है एक भी का मत अवैध नहीं घोषित किया गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, जनरली जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है आप सभी को पता ही है कि ये अप्रत्यक्ष जो है निर्वाचन होता है, जनता जो है डायरेक्ट इसमें पार्टिसिपेट करती नहीं है। ठीक है, तो ये एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है इनका चुनाव राष्ट्रपति का, अनुपातिक प्रतिनिधित्व से। ठीक है, तो ये हम लोग सारा डिस्कस करेंगे। बाकी यहाँ पे देख लें आप कि ये यहाँ पे एक डाटा है आपके लिए, ये राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है। दूसरा है आपको देखें निर्वाचक मंडल है। तीसरा है प्रत्येक मतदाता के मत का मूल्य है। द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में क्या मत मिले, यशवंत सिन्हा के पक्ष में क्या मत मिले, अवैध मत और अनुपस्थित मतदाता। तो ये काफ़ी लोगों को समझ में आता नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, देखें सबसे पहला यहाँ पे ध्यान देंगे तो सबसे पहले आपको संसद सदस्य। अब संसद सदस्य यहाँ पे देखिए कितना लिखा हुआ है, 771। ठीक है, अब 771 यहाँ पे टोटल संसद सदस्य हैं, जिसमें 540 जो हैं देखेंगे। देखिए संसद में क्या क्या आता है आप सभी को पता है। ठीक है, संसद में क्या क्या आता है, कौन कौन आते हैं, तो संसद में एक आपका आ जाता है लोकसभा। ठीक है, एक लोकसभा हो गया और दूसरा हो गया आपका राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा हो गया, क्लियर है। लोकसभा में जो है टोटल अब की बार पार्टिसिपेशन रहा है 540 लोगों का, यानी ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात की जा रही है। ठीक है, इसके अलावा राज्यसभा में देखेंगे तो यहाँ पे 231 लोग पार्टिसिपेट किए हैं। अब कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा ये प्रश्न कि राज्यसभा में जो मेंबर होते हैं कितने, 243 होते हैं, यहाँ पे पार्टिसिपेशन 231 का ही है। वजह क्या है, तो आपको पता है कि 12 लोग जो है राष्ट्रपति के द्वारा ही चुने जाते हैं, तो ये लोग इस जो है चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो 231 में 12 जोड़ेंगे 243 ही आ जाएगा। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश से जो है एमपीज जो है पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, केवल दिल्ली और पुदुचेरी को छोड़ के। तो इसलिए ये भी 540 ही आपको दिख रहा है। तो टोटल 540 और 231 इसको ऐड करेंगे 771 आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका संसद सदस्यों की संख्या 771, कोई डाउट नहीं है। आंध्र प्रदेश में देखेंगे तो 175 जो है अभी आपको निर्वाचक मंडल में जो है विधायकों की संख्या मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश में जाएंगे 60 मिलेगा, असम में 126 मिलेगा, बिहार में 243 मिलेगा। ऐसे करके आप डाटा देख सकते हैं। अब देखिए मैं एक दो एग्जाम्पल यहाँ पे आपको बता देता हूँ, फिर हम लोग आगे मूव करते हैं। आपका प्रश्न ये हो सकता है कि यहाँ पे देखिए आंध्र प्रदेश जो है आपको 175 दिख रहा है, अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे देखिए 60 दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पे दिया है कि प्रत्येक मतदाता के मतों का मूल्य ये 8 दिया है। तो आपका क्वेश्चन होगा ये 8 कैसे आ गया। ठीक है, यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, देखिए जब भी आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे, डायरेक्टली जो है मेंस वगैरह में जब पेपर में लिखेंगे आप तो ये फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। देखिए मैं बात कर रहा हूँ विधायक की, सबसे पहले एक विधायक की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, एक विधायक का मतों का मूल्य कैसे निकालते हैं। एक विधायक, ठीक है, एक विधायक का मत का मूल्य। देखिए तो एक विधायक का मतों का मूल्य जो होता है ये होता है आपका राज्य की कुल जनसंख्या अब किसी किसी को लग रहा होगा कि पॉलिटिकल लेक्चर है या करेंट अफेयर का है। ठीक है, तो देखिए ये मेरा बताना जो है दायित्व है, कर्तव्य है कि ये मैं बताऊं, क्योंकि काफ़ी लोग को ये समझ में आता ही नहीं है तो मुझे बताना पड़ेगा यहाँ पे। देखिए तो पहला हो गया आपको कि राज्य के कुल जो है जनसंख्या आप ऊपर लिख देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे आप राज्य विधानसभा के निर्वाचित जो है कुल सदस्य, जो भी राज्य है तो राज्य विधानसभा की बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, ध्यान देंगे राज्य विधानसभा। ठीक है, राज्य विधानसभा की बात कर रहे हैं के निर्वाचित सदस्य। देखेंगे यहाँ पे वर्ड मैं क्या यूज कर रहा हूँ, निर्वाचित सदस्य। ठीक है, मनोनीत सदस्य इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, कुल सदस्य।
राज्य व्यवस्था में थोड़ा सा शब्दों का खेल होता है। इसके अलावा इसमें आप मल्टीप्लाई कर दें 1/1000 से, ठीक है, 1/1000 से इसमें मल्टीप्लाई कर दें आप, ये आपका फॉर्मूला बन गया। तो एक विधायक के मतों का मूल्य यदि निकालना है, किसी किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि 6 लाख जो है मत कैसे जो है मिल गया। आप न्यूज़ वगैरह में देखते होंगे कि 6 लाख के करीब में जो है इनको मत मिल गया, उनको 3 लाख मिला, ये 3 लाख मतों से जो है विजयी हो गई। आपके दिमाग में आ रहा है कि ये तो अप्रत्यक्ष मतदान है, यहाँ पे तो केवल जो है लोकसभा, राज्यसभा और केवल जो है राज्यों के विधानसभा के चुने गए जो है प्रतिनिधि ही पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये लाखों में कैसे हो जाएंगे। तो आज आपका जो है डाउट क्लियर हो जाएगा। देखें, एक विधायक के मतों का मूल्य जो होता है राज्य के कुल जनसंख्या डिवाइड राज्य के विधानसभा में निर्वाचित कुल सदस्य इंटू 1/1000। अब देखिए एक दो हम यहाँ से देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे एग्जाम्पल में, तो चलिए यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं अरुणाचल प्रदेश को। यहाँ पे देखें टोटल जो अरुणाचल प्रदेश में निर्वाचित जो है विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितना है, 60 है, ठीक है। अब राज्य की कुल जनसंख्या आपको पता होना चाहिए, आप निकाल लेंगे। तो राज्य का यदि मैं कुल जनसंख्या की बात करूं तो याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं अभी सर्च किया था इसको एक्चुअली में। तो देखते हैं, ये डाटा जो था आपका, ये था आपको 468 ट्रिपल टाइम्स 0, ठीक है। तो ये टोटल जनसंख्या था। अब एक बात आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये क्या जनसंख्या अभी का है, नहीं, ये जनसंख्या है 1971 का। तो जो भी ये कैलकुलेशन हो रहा है 1971 में जो भी आपको सेंसस हुए हैं, जनगणना हुआ है, उसी का रिफरेंस लेके, और ये कब तक ऐसा चलते रहेगा, तो ये 2026 तक चलता रहेगा, ठीक है। तो ये 1971 का जनसंख्या है, उसी को लेके आज भी जो है कैलकुलेशन होता है। तो ये हो गया आपका टोटल जो है, मैं बात कर रहा हूँ अरुणाचल प्रदेश की, ठीक है। तो ये अरुणाचल प्रदेश का जो है टोटल जनसंख्या हो गया। राज्य विधानसभा में निर्वाचित कुल सदस्य कितने हैं यहाँ पे देखिए तो 60 है, ठीक है। तो ये 60 से यहाँ पे आप डिवाइड कर दें, ठीक है, इनटू कितना करना है 1/1000। अब देखिए यहाँ पे 3 शून्य से 3 शून्य कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आप डिवाइड करेंगे तो ये प्रॉक्स आपका आ जाएगा यहाँ पे 7.8 के करीब में आ जाएगा। इसको हम लोग लगभग लगभग 8 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान दें, आपको क्लियरली जो है मेंशन है यहाँ पे देखें, प्रत्येक मतदाता के मतों का मूल्य जो है कितना है यहाँ पे देखिए 8 है। क्लियर हो गया होगा सबको। चलिए एक एग्जाम्पल और हम ले लेते हैं, यहाँ पे कोई एक और स्टेट हम ले लेते हैं, जिनको भी समझ में नहीं आया है वो समझ जाएंगे, ठीक है। एक हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, चलिए असम को ले लेते हैं, नीचे है असम में। देखेंगे यहाँ पे तो 126 जो है यहाँ पे आपको विधायकों का संख्या है विधानसभा में। असम की जनसंख्या देखेंगे यदि हम लोग तो 1971 का हमको लेना है, तो 1971 का असम का जनसंख्या क्या है, असम की बात करें तो असम की जनसंख्या थी, ऊपर हम लोग लिख लेंगे, ये था आपका 4625152। डिवाइड कितने से करना है 126 से, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें 1/1000। ये आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका लगभग 116.072, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या एज्यूम कर सकते हैं 116, देखें यहाँ पे 116 दिख रहा है। क्लियर हो गया होगा सभी को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जब भी आपको एक विधायक के मतों का मूल्य निकालना हो तो सिंपल आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले उस राज्य का टोटल जनसंख्या लिख देना है। उसके बाद राज्य विधानसभा में जो भी निर्वाचित कुल सदस्य हैं और उसमें आप 1/1000 से मल्टीप्लाई कर दें, आपका आ जाएगा। वैसे ही यदि आपसे पूछ दिया जाए, मान लीजिए कि आप जो है एक संसद के मतों का मूल्य बताएं, ये मैं बात कर रहा हूँ यदि संसद सदस्यों के मतों का मूल्य की बात करूँ तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है आपका, सभी राज्य के विधायकों के मतों का मूल्य, ठीक है। सभी राज्य के जितने भी राज्य हैं, सभी राज्य के विधायकों का मतों का मूल्य, और इसको डिवाइड कर देंगे आप संसद के निर्वाचित
सदस्यों की, देखिए यहाँ पे वर्ड यूज कर रहे हैं निर्वाचित, ठीक है, निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो बस ये अब करके आप एक संसद के वोट का वैल्यू भी, एक संसद सदस्य के मतों का मूल्य आप निकाल सकते हैं। कैसे? सभी राज्यों के विधायकों का मतों का मूल्य जो है पहले ऊपर लिखते हैं, और संसद के निर्वाचित जो है सदस्य, वहाँ पे वर्ड मैं बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ निर्वाचित, ठीक है। तो जो भी निर्वाचित होते हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं, कोई भी मनोनीत सदस्य पार्टिसिपेट इसमें नहीं करते हैं। इसलिए हम लोग देख पा रहे थे कि जो आपका राज्यसभा में मनोनीत सदस्य इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो ऐसे ही आपको ये चार्ट दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो ये अरुणाचल प्रदेश हमने देखा था 8, ठीक है। और यहाँ पे यदि देखेंगे आप तो ये 60 में जो है द्रौपदी मुर्मू की यदि बात करूँ तो इनको देखिए 55 यहाँ पे मिला है, ठीक है। और मतों का मूल्य जो है इनका हो जाएगा, आप यदि 55 को 8 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए 440 आ जाएगा। इसमें जो है अरुणाचल प्रदेश में 4 जो है ये यशवंत सिन्हा के पक्ष में गया है, और 4 को यदि आप मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे 8 से तो ये 32 आ जाता है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में देखेंगे तो हम लोग कुछ पहले बात किए थे कि एक जो है मत यहाँ पे, यानी यहाँ पे एक लोग अनुपस्थित हुए थे, अवैध मत यहाँ पे एक भी नहीं रहा था, ठीक है। एक लोग इसमें अनुपस्थित रहे थे, पार्टिसिपेट ही नहीं किए थे। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। वैसे ही देखें यहाँ पे असम दिख रहा है, असम में जो है 126 टोटल जो है निर्वाचन मंडल के सदस्य हो गए, और इसमें जो है द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में देखेंगे तो 104 जो है यहाँ पे इनको मत प्राप्त हुआ, ठीक है। और 104 मतों का जो है मूल्य जो है ये हो जाएगा आपका 12,064, मल्टीप्लाई आप करेंगे, ठीक है। ऐसे ही यशवंत सिन्हा को बात करूं तो 126 में इनको 20 प्राप्त हुआ, और इनका मतों का मूल्य जो है यदि 20 से आप मल्टीप्लाई करेंगे 116 में 2320 आ जाएगा। 2 लोग अनुपस्थित रहे थे। वैसे ही बिहार की बात करें, देखें 243 यहाँ पे टोटल जो है विधानसभा में सदस्यों का संख्या है। 173 लोग जो है किसके पक्ष में मतदान किए थे, तो ये यहाँ पे देखिए 133 लोग जो है द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान किए थे, जिनका मतों का मूल्य जो है 23,009 है, जबकि 106 लोग जो है यशवंत सिन्हा के पक्ष में मतदान किए थे, जिनके मतों का मूल्य 18,338 है। 2 लोगों का मत जो है अवैध घोषित किया गया था, और एक जो है इसमें अनुपस्थित रहे थे। तो ऐसे ही ये डाटा दिया हुआ है, आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। वैसे ही आप देखेंगे यहाँ पे तो नीचे आएंगे तो देखें यहाँ पे दिल्ली और पुदुचेरी दिख रहा है। तो यूटीज में केवल यही पार्टिसिपेट करते हैं, ध्यान देंगे। इसके अलावा कोई यूटीज पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है। दिल्ली और पुदुचेरी को छोड़ के कोई यूटीज पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो ये सब आपके लिए डाटा हो गया। देखिए टोटल ओवरऑल 64% जो है करीब में 64 जो है 03% जो है द्रौपदी मुर्मू को, और 35.97% जो है यशवंत सिन्हा को मत प्राप्त हुआ। तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रहा, राष्ट्रपति से रिलेटेड। तो हम लोग ये कंप्लीट किए, ठीक है। अब अगले लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन से देखेंगे। लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप सभी ने देखा क्या कि राष्ट्रपति के चुनाव जो है कब हुआ, ठीक है, और इससे रिलेटेड हम लोग इन्फॉर्मेशन देखें, ठीक है। इससे रिलेटेड अनुच्छेद जो भी होते हैं, ठीक है, ये सब हम लोग पॉलिटिकल लेक्चर में जो है राज्य व्यवस्था में कवर करेंगे। तो इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। आप सभी का जो है धन्यवाद। जो है करने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि आप लोग जो है लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हमारा उत्साह भी जो है बना रहे आपके लिए काम करने के लिए। देखिए क्या होता है कि यदि अधिक लोग इस लेक्चर से लाभ उठा पाएंगे तो हम भी उत्साहित होंगे और अधिक काम करेंगे आपके लिए, ठीक है। और हमारा टारगेट ही है कि अब जो है कोई कंसेप्ट से वंचित ना रहे। हम मैगजीन पढ़ें, लेकिन हम लोग कंसेप्ट के साथ मैगजीन को पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग पूरे डेप्थ में एनालिसिस करेंगे, हम पहले ही बता दिए। टाइम भले आपका लगे, ठीक है, लेकिन आप ऐसे पढ़ें कि कहीं से भी कोई क्वेश्चन बने तो आप जो उसका आंसर देने के हालात में आप अपने आप को महसूस करें, ठीक है। तो लेक्चर को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।